हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीएस क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं टीएस क्लासेस पे आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज हम इतिहास लेके आए हैं। इतिहास में हम अपना टॉपिक पढ़ाएंगे आपको चोल राजवंश। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगी कि हम चोल राजवंश कंप्लीट करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल पर विजिट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। चोल राजवंश 9वीं से 12वीं शताब्दी तक चोल शासकों का राजनीतिक वर्चस्व बना रहा। एक टाइम पीरियड दे दिया गया है कि 9वीं से 12वीं शताब्दी तक चोल शासकों का राजनीतिक वर्चस्व बना रहा। उन्होंने न सिर्फ एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया बल्कि शक्तिशाली नौसेना भी गठित की। देखिए, इनकी एक और उपलब्धि है, इन्होंने नौसेना भी गठित की है, जिससे बाहरी देशों जैसे श्रीलंका पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। तथा साथ ही साथ उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र, देखिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के समुद्री व्यापार का मार्ग प्रशस्त कर दिया। किसने कर दिया? चोल शासकों ने। चोल साम्राज्य को मध्यकालीन दक्षिण भारतीय इतिहास की चरम परिणति कहा जा सकता है। राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ते हैं हम चोल शासकों के। चोल शासक दक्षिण भारत में पल्लवों के अधीनस्थ सामंतों के रूप में कार्यरत थे। 850 ईस्वी में विजयालय ने तंजौर पर कब्जा कर लिया। इसी ने चोल राजवंश की स्थापना की। तो देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चोल राजवंश की स्थापना किसने की? 850 ईस्वी में विजयालय ने तंजौर पर कब्जा किया और विजयालय ने ही किसकी स्थापना की? चोल राजवंश की। उसने नरकेसरी की उपाधि धारण की है। तो ये उपाधि आपकी पूछ ली जाती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये उपाधि किसकी है? विजयालय की। और विजयालय कौन थे? चोल शासक। उसने पल्लव एवं पांडव ये जो शासक थे, आइए आगे देखते हैं, पांड्य शासकों के बीच जो संघर्ष हुआ उसका लाभ उठाकर अपनी स्थिति मजबूत की है। देखिए, चोल शासकों के टाइम पे जो पल्लव और पांड्य थे उनके बीच में संघर्ष चल रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि संघर्ष का लाभ तीसरा जना उठा ले जाता है। विजयालय के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र आदित्य प्रथम, देखिए विजयालय का उत्तराधिकारी हैं जो और उनके पुत्र हैं जो, वो कौन थे? आदित्य प्रथम। एक ही टाइम पीरियड दे दिया है, 887 से 900 ईस्वी के बीच का टाइम पीरियड आदित्य प्रथम का रहा है। पल्लव शासक अपराजित को 890 ईस्वी युद्ध में हराकर मार डाला। देखिए किसने मारा है? ये जो चोल शासक विजयालय थे उनके पुत्र ने, आदित्य प्रथम ने किसे मारा है? पल्लव शासक अपराजित को। उसी ने पांड्य, मदुरा और गंग कलिंग शासकों को हराकर अपने साम्राज्य को और अधिक सुदृढ़ किया। इसके उत्तराधिकारी परातक प्रथम 907, ये टाइम पीरियड दे रखा है, आप टाइम पीरियड जरूर याद रखेंगे कि 907 से 953 ईस्वी ने इनका साम्राज्य विस्तार हुआ है। इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तृत किया है। तथा 915 ईस्वी 915 ईस्वी में श्रीलंका की सेना को वेल्लूर के युद्ध में पराजित किया। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। किंतु इस समय राष्ट्रकूट शासक भी शक्तिशाली थे। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने 949 ईस्वी में तक्कोलम के युद्ध में चोल सेना को पराजित किया। देखिए, राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण तृतीय थे उन्होंने 949 ईस्वी में तक्कोलम के युद्ध में चोल शासकों को पराजित किया। 953 ईस्वी में परातक प्रथम की मृत्यु हो गई। परातक प्रथम जो थे आपके चोल शासक थे, उनकी मृत्यु हो गई। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय की मृत्यु 965 ईस्वी के उपरांत राष्ट्रकूट साम्राज्य का विघटन हो गया। देखिए, कृष्ण तृतीय जो थे राष्ट्रकूट शासक थे, बहुत ही प्रतापी थे। जब 965 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, उसके उपरांत राष्ट्रकूट शासक में विघटन हो गया। चोल शक्ति का पुनः जीर्णोद्धार 985 ईस्वी 985 ईस्वी में राजा राज प्रथम ने किया। 985 से 1014, 985 से 1014 ईस्वी के अधीन आरंभ हुआ। उसने अनेक विजयों के पश्चात एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। किसने करा? ये देखिए चोल शासक थे, उन्होंने दोबारा चोल साम्राज्य की स्थापित किया, सारी खोई हुई शक्ति को बटोरा। कौन थे ये? राजा राज प्रथम। और इनका एक टाइम पीरियड भी आपको बता दिया गया है। उसके अनेक विजयों के पश्चात एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। 994 ईस्वी से 1002 ईस्वी के मध्य उसने सैनिक अभियान किए। 994 ईस्वी से 1002 के मध्य उसने सैनिक अभियान किए। तथा उसने चेर, पांड्य, चालुक्य, पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों, देखिए चालुक्य पूर्वी और पश्चिमी आपके दो हैं, इसलिए इसमें डिफाइन कर दिया गया है। तथा कलिंग के गंग शासकों को पराजित किया। किसने पराजित किया? राजा राज प्रथम ने। 1004 ईस्वी से
1012 के मध्य नौसैनिक अभियान के क्रम में उसने अनुराधापुर जो श्रीलंका में पड़ता है, के उत्तरी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। और ये किसने करा है? आपका राजाराज प्रथम ने, जो चोल शासक है, और उसको नाम मुमंडी चोलामंडलम रखा। देखिए, अनुराधापुर जो श्रीलंका में पड़ता है उसका नाम बदल दिया गया है, राजाराज प्रथम के द्वारा उसका नाम रखा गया है मुमंडी चोलामंडलम। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये नाम किसका है, ये पूछा जा सकता है। उसने मालदीव पर भी विजय प्राप्त की। इन सभी विजयों की जानकारी तंजौर एवं तिरुवल्लनगाडु अभिलेखों से प्राप्त होती है। देखिए, अभिलेख का नाम है, तो आप ध्यान रखेंगे कि भाई ये जो इन्होंने मालदीव पे अपनी विजय स्थापना की और जो आपका श्रीलंका का अनुराधापुर पे उन्होंने विजय प्राप्त की है, तो इसका जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? तो ये आपका नाम हो गया आपके तंजौर एवं तिरुवल्लनगाडु अभिलेख से प्राप्त हुआ है। राजाराज प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम था। देखिए, राजाराज प्रथम के बेटे थे राजेंद्र प्रथम, जिनका 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक टाइम पीरियड है शासन का। राजाराज प्रथम की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए राजेंद्र प्रथम ने 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी के अंतर्गत पांड्य और चेर राजवंश का पूर्णतः उन्मूलन करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। देखिए, इन्होंने पांड्य और चेर राजवंश को पूर्णतः नष्ट कर दिया और अपने राज्य में मिला लिया। उसने 1017 ईस्वी में अनुराधापुर, देखिए अभी मैंने बताया था आपको, अनुराधापुर आपका कहाँ पड़ता था? श्रीलंका के अंदर के दक्षिण क्षेत्रों को जीतकर इस भाग को पूर्णतः अपने साम्राज्य में मिला लिया। एक बार अपनी पिछली स्लाइड में देख लेते हैं, हमारा कुछ छूट तो नहीं गया है। क्वेश्चन छुटाया, आइए आगे चलते हैं। इन सैनिक कार्रवाइयों का उद्देश्य अंशतः यह था कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार के मुख्य केंद्र थे। 1022 से 23 ईस्वी के बीच उसने बंगाल पर सफल सैनिक अभियान किया। देखिए, ये आपका छूट गया है, यहाँ पे महिपाल है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। मैं लिख देती हूँ आपको, ये थोड़ा कट गया है, महिपाल। और महिपाल को पराजित किया। इसी अवसर पर उसने गंगकोडचोलपुरम की उपाधि धारण की। देखिए, किसने की? राजेंद्र प्रथम ने, जो राजाराज प्रथम के पुत्र थे, उन्होंने ये गंगकोडचोलपुरम की उपाधि धारण की तथा तंजौर के नज़दीक गंगकोडचोलपुरम को राजधानी बनाया। गंगकोडचोलपुरम, तो ये ध्यान रखेंगे आप। राजेंद्र प्रथम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय 1025 ईस्वी में श्री विजय की थी। उसने श्री विजय के शासक संग्राम, आपका ये नाम दिया गया है, विजयोत्तुंग वर्मन को पराजित कर अपनी संप्रभुता उस पर स्थापित की। आइए आगे देखते हैं। चोल काल का अगला शासक था राजाधिराज, जिसका टाइम पीरियड आपको बताया गया है 1044 से 1052 ईस्वी। इस टाइम पीरियड के बीच में अनेक विद्रोह और उपद्रवों से परेशान हुए ये राजा। उसने अनुराधापुर श्रीलंका में हुए विद्रोह का दमन किया। कोटपम के युद्ध में उसने चालुक्य शासक सोमेश्वर को हराकर उसकी शक्ति को कमजोर किया, किंतु इसी युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। इससे पहले अपनी सैनिक सफलताओं के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ किया और जायगोन चोल की उपाधि धारण की। आइए आगे चलते हैं। राजाधिराज का अगला उत्तराधिकारी उसके भाई राजेंद्र द्वितीय थे, ने रणभूमि में ही अपने राज्याभिषेक किया और युद्ध में सफलता प्राप्त की। इसके पश्चात वीर राजेंद्र शासक बने। वीर राजेंद्र के लिए टाइम पीरियड दे दिया गया आपका 1063 से 1070 ईस्वी के बीच में शासक बने। उसने विक्रमादित्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया तथा दोनों ने मैत्रीपूर्ण संबंध बन गए दोनों के बीच में। देखिए, जब विवाह हो गया दोनों राज्यों में, तो दोनों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध बन गए। वीर राजेंद्र के उत्तराधिकारी अधिराजेंद्र को जनता ने उसके राज्यारोहण के पश्चात तुरंत राजगद्दी से हटा दिया। लगभग 1070 ईस्वी में कुलोतुंग प्रथम शासक बना। उसका पिता चालुक्य वंश का शासक था और उसकी माँ चोल राजकुमारी थी। अब चोल और चालुक्य वंश दोनों मिलकर एक हो गए। देखिए, अब चोल और चालुक्य वंश दोनों मिल गए।
उसने युद्ध नीति त्याग कर जन कल्याणकारी कार्य किए। 1077 ईस्वी में उसने चीन के सम्राट के समक्ष अपना दूध बेचकर व्यापारिक संबंध को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। इसके पश्चात के उत्तराधिकारियों में विक्रम चोल 1020 से 35 ईस्वी इनका टाइम पीरियड है। कुलोतुंग तृतीय 1035 से 50, राजा राज तृतीय 1210 से 50 और राजेंद्र तृतीय, ये सबके टाइम पीरियड दिए गए हैं, ये शामिल हैं। राजेंद्र तृतीय की मृत्यु के बाद चोल वंश का इतिहास समाप्त हो गया। चोल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण लगातार युद्ध और संघर्ष थे। देखिए इनका पतन क्यों हुआ, लगातार युद्ध और संघर्ष। और युद्ध और संघर्ष से पतन कैसे हुआ, देखिए युद्ध में हर प्रकार की हानि होती है, जन धन सब चीज़ों की हानि होती है, जिससे राज्य के आर्थिक और सैनिक संसाधनों का ह्रास हो गया। परवर्ती चोल शासकों की कमजोरी और नए राज्यों विशेषकर पांड्य एवं होयसाल वंश के उत्कर्ष और उनके द्वारा चोल राज्य के क्षेत्रों पर आक्रमण ने भी साम्राज्य को बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया। चोल प्रशासन। चोलकालीन प्रशासन एक केंद्रीय प्रशासन था। इसका निम्न रूप में विभाजन था। देखिए विभाजन पूछ लेता है। देखिए राष्ट्र, फिर मंडलम जिसे प्रांत भी कहा जाता है, फिर वलनाडु, फिर नाडु, फिर गांव। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये पूछ लेता है कि राष्ट्र, भाई ये किसका प्रशासन एवं केंद्रीय प्रशासन, इसका निम्न रूप में विभाजन बताया गया है। राष्ट्र, फिर मंडलम, राष्ट्र सबसे बड़ा, फिर मंडलम, प्रांत, वलनाडु, नाडु और गांव, सबसे छोटी इकाई गांव। केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख राजा होता था तथा साथ ही साथ शासन का सर्वोच्च अधिकारी भी उसका पद वंशानुगत होता था। देखिए केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख राजा होता था तथा साथ ही साथ शासन का सर्वोच्च अधिकारी भी उसका पद जो था वंशानुगत होता था और ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा का उत्तराधिकारी माना जाता था। राजा, चक्रवर्ती, गल, त्रिलोक सम्राट जैसी उच्च सम्मान परक उपाधियां धारण करते थे। देखिए ये उपाधि हैं चोल राजवंश के टाइम पर, ये आप याद रखते हैं, चक्रवर्ती, गल और त्रिलोक। मंदिरों में सम्राट की प्रतिमा स्थापित की जाती थी। देखिए इन्हें ऐसा दर्जा मिला था चोल राजवंश में राजाओं को कि मंदिर में भी इनकी मूर्ति स्थापित की जाती थी, इन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता था। मृत्यु के बाद देव रूप में पूजा की जाती थी। देखिए मृत्यु के बाद भी ये इन्हें देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता था। जैसे तंजौर के मंदिर में सुंदर चोल, प्रातंक द्वितीय तथा राजेंद्र की प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। राजा की सहायता के लिए दरबारी अधिकारियों की सभा थी जो उदनकुट्टन कहलाती थी। देखिए दरबारियों की सभा को क्या कहा जाता था, उदनकुट्टन। आगे देखते हैं। रायलसम विभाग आज के आधुनिक डाक विभाग की तरह कार्य करता था। देखिए पोस्ट ऑफिस भी था जिसका नाम था रायलसम विभाग। पोस्ट ऑफिस ही कहिए, डाक विभाग है। केंद्रीय अधिकारियों जो अधिकारी होते थे दो श्रेणी में विभाजित होते थे। पहली श्रेणी में उच्च स्तरीय अधिकारी का जो होते थे उन्हें पेरुनंदनम और दूसरी श्रेणी को निम्न स्तरीय अधिकारी शेरुदनम कहलाते थे। तो ये आप याद रखेंगे, ये तो बहुत आ जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। पेरुनंदनम और शेरुदनम, ये आपका हलंत लगा लेंगे यहाँ पे। किसे कहते हैं? ये आपके अधिकारी हैं जो पहली श्रेणी के उच्च स्तरीय अधिकारी हैं और दूसरी श्रेणी के निम्न स्तरीय अधिकारी। अधिकारियों को प्राथमिक के रूप में भू अनुदान दिया जाता था। देखिए पैसे नहीं दिए जाते थे, भू अनुदान, भूमि दी जाती थी जिसे जीवित कहा जाता था। आइए आगे देखते हैं। विदपिल नामक अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करके स्थानीय प्रशासन पर निगरानी रखते थे। देखिए निगरानी के लिए भी, जैसे इतना बड़ा साम्राज्य था वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, कोई कार्य ऐसा ना हो रहा हो जो राजा के विरुद्ध हो, इसका कौन देख रेख करता था? विदपिल नामक उत्तराधिकारी जो अधिकारी होता था, विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करके स्थानीय प्रशासन पर निगरानी रखते थे। आइए आगे देखते हैं। चोल साम्राज्य मंडलों तथा प्रांतों में विभाजित था। यहाँ पे आप विभाजित पढ़ेंगे इसे, ये थोड़ा सा कट गया आपकी पीडीएफ में। विभाजित मंडलम वलनाडुओं और नाडुओं में बटे थे। मंडलम किसे में बटे थे? देखिए मंडलम आपके वलनाडुओं और नाडुओं में बटे थे। कभी कभी राजा परिवार के सदस्य प्रांतीय शासक नियुक्त किए जाते थे।
अधिकारियों को वेतन भूमिदान द्वारा भुगतान किया जाता था। देखिए अधिकारियों को पैसे न देकर भूमिदान दी जाती थी। वलनाडु प्रशासनिक इकाई थी। नाडु लगान वसूली से संबंधित थे। नाडु किससे संबंधित थे आपके? लगान वसूली से, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नाडु का प्रशासन नाडु वंगाय नामक अधिकारी देखते थे। नाडु का प्रशासन कौन देखते थे? भाई ये नाडु वंगाय नामक अधिकारी थे जो ये नाडु का प्रशासन देखा करते थे। देखिए शब्द पूछ ले जाते हैं। वलनाडु क्या थे? तो ये अधिकारी थे। सॉरी मैंने आपको गलत बोल दिया है, माफ़ी चाहूँगी। वलनाडु मंडलम जो थे आपके वलनाडु और नाडु में बटे होते थे। ये प्रांत मंडलम और प्रांतों का विभाजन था। राजस्व प्रशासन। चोल राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था। भाई भूमि से मिलता जो कर था वो साम्राज्य का आय का प्रमुख साधन था। भूमि कर ग्राम सभाएं एकत्रित करके सरकारी कोष में जमा करती थी और इसका एकत्रित करने का जिम्मा किस पे था? ग्राम सभाओं पे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके लिए चोल शासकों ने समस्त भूमि की माप करवाई तथा उसकी उत्पादकता के आधार पर कर का निर्धारण किया। देखिए जो चोल शासक थे ना, उन्होंने समस्त भूमि की माप करवाई और इसकी उत्पादकता जो उत्पादकता है भाई कैसी है, फर्टिलिटी कैसी है भूमि की, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से कर का निर्धारण किया। जैसे राजा राज प्रथम और कुलोतुंग प्रथम के समय में क्रमशः 1 और 2 बार भूमि की माप कराई गई थी। देखिए नाम भी दिए गए हैं राजा राज प्रथम के समय पे और कुलोतुंग प्रथम के समय में क्रमशः ये 1 और 2 बार भूमि की माप कराई गई थी। कर 1/2 से 1/4 भाग तक होता था। तो यह आप ये भी ध्यान रखेंगे कि चोल साम्राज्य में कर कितना होता था? 1/2 से 1/4 भाग तक होता था। आइए आगे देखते हैं। इसे कंड माप या कंडी में भूराजस्व कहते थे। चोल काल में भूमि की 12 से भी अधिक किस्मों का उल्लेख मिलता है। देखिए भूमि की किस्म का उल्लेख मिलता है, कितनी भूमि का? 12 से भी अधिक। प्रत्येक ग्राम तथा नगर में रहने के स्थान, मंदिर, तालाब, कारीगरों के आवास, शमशान आदि सभी प्रकारों के करों से मुक्त थे। देखिए प्रत्येक ग्राम तथा नगर में जो मंदिर थे, तालाब थे, कारीगरों के आवास थे, शमशान थे, ये सब चीज़ें कर से मुक्त थी। पिडारी ग्राम देवी के लिए बकरों के बलि को स्थान, कुम्भकार, स्वर्णकार, लोहकार, रजक, बढ़ई आदि के निवास स्थानों को भी कर मुक्त रखा गया था। देखिए जहाँ पे बकरों की बलि दी जाती थी अपने ग्राम में देवी को चढ़ाने के लिए, उस स्थान को कुम्भकार, स्वर्णकार, लोहकार, रजक, बढ़ई आदि के निवास स्थानों को भी कर मुक्त रखा जाता था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चोल राजवंश। मुख्य बिंदु कुछ देख लेते हैं। चोलों के स्वर्ण सिक्के कलंजू तथा पौन कहे जाते थे। अकाल आदि देवी आपदाओं के समय भूमि कर माफ़ कर दिया जाता था। तो ये सबसे बड़ी बात है, जब अकाल पड़ता था या देवी को आपदाएं कुछ भी आ जाती थी तो उस समय भूमि कर माफ़ कर दिया जाता था। आइए अब पढ़ते हैं ग्रामीण या स्थानीय स्वायत्तता। चोलकालीन प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन या स्वायत्तता की व्यवस्था थी। चोलकालीन अभिलेखों की प्रचुरता के कारण हमें इस साम्राज्य के ग्राम प्रशासन की जानकारी मिलती थी। अभिलेखों में 2 सभाओं का उल्लेख है। देखिए 2 सभाओं का उल्लेख किया गया है, उड़सभा और महासभा। तो आप ध्यान रखेंगे चोल प्रशासन का ही के टाइम पे ये उड़सभा और महासभा हुई है। अब ये उड़सभा महासभा क्या है ये जान लेते हैं। उड़ आम सभा थी। गाँव में वयस्क पुरुष करदाताओं के द्वारा उड़ या ग्राम के ये आपका यहाँ पे कट गया है, मैं बताना चाहूँगी, माफ़ी चाहूँगी कि ये आपका छूट गया है मेरे से, तो मैं बता देती हूँ। यहाँ करदाताओं है, यहाँ पे कार हो गया है तो इसे आप स्किप करेंगे आखिर इंडे को। करदाताओं के द्वारा उड़िया ग्राम तथा मेला ग्राम का संचालन होता था। उड़ की कार्य समिति को आलुंग गजम कहा जाता था। सभा या महासभा अग्रहार कहे जाने वाले ब्राह्मणों व वयस्कों सदस्यों की सभा थी। अग्रहार गांवों में ब्राह्मण लोग निवास करते थे। देखिए जो अग्रहार गांव थे उनमें कौन लोग निवास करते थे? ब्राह्मण लोग।
और वहाँ की अधिकांश भूमि लगान मुक्त थी। देखिए वहाँ भूमि पर लगान नहीं लिया जाता था। ये समितियाँ भी वरीयम और वरियार में विभाजित थी। इन समितियों के प्रमुख कार्य होते थे, देखिए कार्य देख लीजिए, वरीयम और वरियार के करों की वसूली, करों एवं स्वास्थ्य की देखरेख, न्यायिक कार्य, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की देखरेख, मंदिरों की देखरेख। कृषि का विकास एवं समुचित व्यवस्था करना भी इसी सभाओं की व्यवस्था थी। विविध देख लेते हैं एक बार। चोल द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या है? आपकी विमान है। पांड्य द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता आपकी गोपुरम है। ये काफ़ी पूछ ले जाते थे, ये आप ध्यान रखेंगे। पल्लव द्रविड़ कला शैली की मुख्य विशेषता मंडपम है। राजा राज प्रथम ने स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था आरंभ की। पूछ लिया जाता है कि स्वशासन की व्यवस्था किसने आरंभ की, तो ये आपके चोल शासक राजा राज प्रथम ने की। चोल शासक अधिराजेंद्र को क्रुद्ध भीड़ ने मार डाला था। शैव भक्ति गीतों का संकलनकर्ता नाम्बी आंड्यार नाम्बी को माना जाता है। देखिए ये हमारा आपका चोल राजवंश है, हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है। आप इसे 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। चोल शासक जो भी है, चोल राजवंश पूरा आपका जो टॉपिक है ये थोड़ा सा आपका कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें इस तरह के शब्द यूज़ होते हैं जो आप आम उसमें सुने नहीं होते हैं। तो आप इसे एक बार दोबारा विज़िट करेंगे, हमारे चैनल को दोबारा देखेंगे और मनन करेंगे, जब ये आपको याद रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को विज़िट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।